कभी उन विज्ञापनों के बारे में सोचा है जो 30 दिनों में 6 पैक एप्स का वादा करते हैं? हर जगह देखते हैं। या फिर वो धारणा कि हार्वर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में चले गए तो मानो सफलता की गारंटी ही मिल गई। हाँ, कि बस अब तो जिंदगी सेट है। क्या ये वाकई सच है या हमारा दिमाग हमें एक बहुत ही सुविधाजनक कहानी सुना रहा है? आज हमारे पास रॉल्फ डोबेली की किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली के कुछ अंश हैं और हम इन्हीं के आधार पर सोचने में होने वाली कुछ आम गलतियों पर, मतलब कॉग्निटिव बायस पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और हमारी कोशिश ये समझने की है कि हमारा दिमाग जो इतना काबिल है, हमें बेहतर फैसले लेने से कैसे रोकता है। और क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, इसका मकसद ये नहीं है कि हम अपनी सोच के बारे में बुरा महसूस करें, बल्कि इसे ऐसे समझिए कि हमें अपने दिमाग का एक क्या कहते हैं यूजर मैनुअल मिल रहा है। अच्छा, जब हम इन सोचने के तरीकों को पहचान लेते हैं तो हम ज्यादा साफ और बेहतर फैसले लेने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग हमें कैसे कैसे धोखे देता है। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से करते हैं। किताब में लेखक और ट्रेडर नसीम निकोलस तालेब का जिक्र है। जब उन्होंने वजन कम करने का फैसला किया तो उनकी नजर पेशेवर तैराकों पर पड़ी। उनके शरीर एकदम सुडौल और आकर्षक थे। बिल्कुल। तो तालेब ने सोचा, वाह, मैं भी हफ्ते में 2 दिन कड़ी ट्रेनिंग करूंगा और मेरा शरीर भी ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ वो एक बड़े भ्रम का शिकार हो रहे थे। और वो भ्रम ये है कि तैराकों का शरीर तैराकी की वजह से वैसा नहीं होता है। तो फिर? बल्कि उनका शरीर प्राकृतिक रूप से तैराकी के लिए बना होता है, इसीलिए वे सफल तैराक बनते हैं। ओह, अच्छा। यहाँ हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम चुनाव के कारणों सिलेक्शन फैक्टर्स और नतीजों के बीच फर्क नहीं कर पाते। इसी को स्विमर्स बॉडी इल्यूजन कहते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से कारण और परिणाम का घालमेल है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये बात सिर्फ बॉडी पर ही लागू नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सोच रहा था उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों के बारे में जिनमें सुपर मॉडल्स होती हैं। हम सोचते हैं कि क्रीम लगाने से हम उनकी तरह दिखेंगे, जबकि सच तो ये है कि वो मॉडल है ही इसलिए क्योंकि वो पहले से ही खूबसूरत है। सही बात है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और ये भ्रम हर जगह है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ही उदाहरण लीजिए। क्या हार्वर्ड एक महान स्कूल है या वो सिर्फ दुनिया के सबसे होशियार छात्रों को पहले ही चुन लेता है जो कहीं भी जाते तो सफल ही होते? और वो MBA प्रोग्राम्स भी तो हैं। हाँ, वो भविष्य की कमाई के बड़े बड़े आंकड़े दिखाकर छात्रों को लुभाते हैं। लेकिन क्या ये MBA की डिग्री है जो उन्हें अमीर बनाती है, या जो लोग MBA करने का सोचते हैं वो पहले से ही ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं? बिल्कुल यही सवाल है। लेकिन एक मिनट, कहीं ना कहीं तो हार्वर्ड की शिक्षा या MBA की ट्रेनिंग का भी कुछ तो असर होता होगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारा श्रेय सिर्फ छात्रों के चुनाव को ही जाता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है। बिल्कुल असर होता है। भ्रम इस बात में नहीं है कि ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है। अच्छा। भ्रम इस बात में है कि हम उसके असर को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं और जो शुरुआती चुनाव का असर है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब तैराकी करने से सेहत सुधरती है, लेकिन वो आपको माइकल फेल्प्स जैसी बॉडी नहीं देगी जब तक कि आपकी बनावट वैसी न हो। यही फर्क समझना जरूरी है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि हम नतीजों को देखकर आसानी से मान लेते हैं कि वही रास्ता हमारे लिए भी काम करेगा। ये तो सेल्फ हेल्प किताबों पर भी लागू होता होगा। 100%। अक्सर खुश मिजाज लोग ही खुशी पर किताबें लिखते हैं। वो ये नहीं समझते कि खुश रहना काफी हद तक एक, कह सकते हैं, पैदाइशी गुण है, जेनेटिक्स पर भी निर्भर करता है। तो जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं, ज्यादा खुश होने की कोशिश करना उतना ही बेकार है जितना कि लंबा होने की कोशिश करना। बिल्कुल। तो इससे सीखने वाली बात यह है कि जब भी कोई हमें कुछ खास हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करे तो हमें इस स्विमर्स बॉडी इल्यूजन से सावधान रहना चाहिए। हाँ, चाहे वो स्टील जैसे एब्स हो, मोटी तनख्वाह हो या हमेशा की खुशी। कोई भी कदम उठाने से पहले आईने में देखकर ईमानदारी से सोचना चाहिए कि हमारी शुरुआती हकीकत क्या है। सही कहा। ठीक है। तो स्विमर्स बॉडी इल्यूजन हमें बाहरी दुनिया को गलत समझने पर मजबूर करता है, लेकिन हम अपने ही विश्वासों को लेकर भी तो कितने धोखे में रहते हैं ना। बिल्कुल। और ये हमें हमारी अगली मानसिक गलती की ओर ले जाता है, जिसे कई लोग सभी गलत धारणाओं की जननी कहते हैं। कन्फर्मेशन बायस। हाँ, कन्फर्मेशन बायस। इसे समझने के लिए एक आदमी का उदाहरण लेते हैं जो वजन कम करना चाहता है। जब भी उसका वजन 1 किलो कम होता है तो वो अपनी डाइट की तारीफ करता है, लेकिन जब अगले हफ्ते वजन आधा किलो बढ़ जाता है तो वो उसे मामूली उतार चढ़ाव या पानी का वजन मान लेता है। बिल्कुल, उसे नजरअंदाज कर देता है और महीनों तक उसे लगता है कि उसकी डाइट शानदार काम कर रही है, जबकि उसका वजन जस का तस रहता है। ये तो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है। हम सब ऐसा करते हैं।
हम उन सबूतों को गले लगाते हैं जो हमारी सोच की पुष्टि करते हैं, और बाकी सबको अपवाद मानकर खारिज कर देते हैं। यही कन्फर्मेशन बायस है। हाँ, ये नई जानकारी को इस तरह से समझने की प्रवृत्ति है जो हमारे पहले से मौजूद सिद्धांतों और विश्वासों के अनुकूल हों। हमारा दिमाग विरोधाभासी सबूतों से नफरत करता है। जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं, इंसान सबसे अच्छा काम यही करता है कि वो हर नई जानकारी की व्याख्या इस तरह से करे कि उसके पुराने निष्कर्ष बरकरार रहें। मतलब हमारा दिमाग मेहनत नहीं करना चाहता, वो आराम चाहता है। सही बात है। और अपने विश्वासों पर सवाल उठाना बहुत मेहनत का काम है। यह हमें हर जगह देखने को मिलता है। जैसे बिजनेस जर्नलिस्ट, वो अक्सर एक आसान सी थ्योरी बना लेते हैं। जैसे कि गूगल इसलिए सफल है क्योंकि वहां क्रिएटिविटी का माहौल है, और फिर वे सिर्फ उन कंपनियों का उदाहरण देते हैं जो क्रिएटिव और सफल हैं, और उन हजारों क्रिएटिव कंपनियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बुरी तरह सफल हो गई। बिल्कुल। और आज के दौर में तो इंटरनेट इस पूर्वाग्रह के लिए वो एक बहुत उपजाऊ जमीन बन गया है। हाँ, हम उन्हीं न्यूज साइट्स और ब्लॉग्स को पढ़ते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाते हैं। सोशल मीडिया हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। इससे हम एक, क्या कहते हैं, इको चेंबर में घिर जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? ये इको चेंबर हमारी गंभीर रूप से सोचने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है? इसका असर बहुत गहरा होता है। यह हमें और ज्यादा ध्रुवीकृत, मतलब पोलराइज्ड करता है। हम दूसरे पक्ष के नजरिए तो समझने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमारे इको चेंबर में वो नजर मौजूद ही नहीं है। तो इससे हम अपने विश्वासों को लेकर और ज्यादा कट्टर हो जाते हैं। हाँ, भले ही वो गलत हो। गंभीर रूप से सोचने की क्षमता का मतलब ही है अपने से अलग विचारों पर गौर करना, और ये इको चेंबर उसी क्षमता को खत्म कर देता है। तो ये सिर्फ गलत होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी गलती में और ज्यादा मजबूत होते जाने के बारे में। ये तो खतरनाक है। बिल्कुल। और यही कन्फर्मेशन बायस एक और शक्तिशाली भ्रम को जन्म देता है। कौन सा? वो एहसास कि मुझे तो ये पहले से ही पता था। हाँ, आई न्यू इट ऑल अलोंग वाला इफेक्ट। जैसे ही क्रिकेट मैच खत्म होता है, हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है। हाँ, कि टीम क्यों हारी या जीती, जैसे कि नतीजा तो पहले से ही तय था। इसी को हाइंडसाइट बायस कहते हैं ना? एकदम सही। पीछे मुड़कर देखने पर हर चीज स्पष्ट और अवश्यंभावी लगती है। किताब में लेखक के परदादा की डायरी का एक जबरदस्त उदाहरण है। 1940 में जब पेरिस पर जर्मनों का कब्जा था, तो उन्होंने लिखा था कि यहाँ हर किसी को यकीन है कि जर्मन साल के अंत तक चले जाएंगे। हाँ, लेकिन कब्जा 4 साल तक चला। उस वक्त भविष्य अनिश्चित था। लेकिन आज इतिहास की किताबें इसे ऐसे दिखाती हैं जैसे यही होना तय था। बिल्कुल, हम उस वक्त की अनिश्चितता को भूल जाते हैं। 2008 के वित्तीय संकट का भी तो यही हाल था। सही बात है। 2007 में ज्यादातर विशेषज्ञ अच्छी भविष्यवाणी कर रहे थे, और संकट के बाद वही विशेषज्ञ इसके कारण गिनाने लगे, खराब मॉर्गेज, रेटिंग एजेंसियां वगैरह। और ये सब कारण अचानक पूरी तरह से स्पष्ट लगने लगे। हाँ, कि ये तो होना ही था। यहाँ सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये हमें विश्वास दिलाता है कि हम असल में जितने अच्छे भविष्यवक्ता हैं, उससे कहीं बेहतर हैं। अच्छा। ये हमें हमारे ज्ञान के बारे में अहंकारी बना देता है, और हम बहुत ज्यादा जोखिम उठाने लगते हैं। तो हम इस स्वचालित एहसास से कैसे लड़ सकते हैं? ये तो बहुत स्वाभाविक लगता है। किताब में इससे बचने की एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह दी गई है। क्या है वो? एक डायरी रखें, राजनीति, अपने करियर या शेयर बाजार के बारे में अपनी भविष्यवाणियां लिखें। फिर कुछ महीनों या सालों बाद उनकी तुलना असलियत से करें। आपको हैरानी होगी कि आपकी निश्चित भविष्यवाणियां कितनी बार गलत साबित हुई। ये एक विनम्र कर देने वाला अनुभव होगा। हाँ, ये आपको याद दिलाएगा कि दुनिया कितनी अप्रत्याशित है। आपने अभी अहंकारी और विश्वास जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, और मुझे लगता है कि ये इन सभी पूर्वाग्रहों के मूल में है। हमारा अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। हाँ, ये अपने आप में एक पूर्वाग्रह है ना? हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। इसे ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट कहते हैं। चलिए इसे एक सवाल से समझते हैं। जरूर। योहान सेबेस्टियन बाख ने कितने कॉन्सर्टो लिखे थे? एक अनुमान लगाइए, एक रेंज में, जैसे 100 से 500 के बीच, और कोशिश कीजिए कि आप 98% निश्चित हों कि सही जवाब उसी के अंदर है। ये मुश्किल है। मैं शायद कहूंगी 70 से 450 के बीच। मुझे लगता है मैं काफी हद तक सही होंगी। यही दिलचस्प बात है। जब मनोवैज्ञानिकों ने लोगों से इसी तरह के सवाल पूछे, तो नतीजे चौंकाने वाले थे। क्या हुआ? लोगों ने 98% सही होने का लक्ष्य रखा था, लेकिन असल में 40% बार वे गलत थे। मतलब
उनकी रेंज सही जवाब से पूरी तरह चूक गई। बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट यही मापता है। लोग असल में कितना जानते हैं और उन्हें लगता है कि वे कितना जानते हैं, इसके बीच का अंतर। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि किताब के अनुसार विशेषज्ञ आम लोगों से भी ज्यादा इस प्रभाव का शिकार होते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये उल्टा लगता है ना? हाँ, इसका कारण क्या है? एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर का अगले साल तेल की कीमतों का पूर्वानुमान उतना ही गलत हो सकता है जितना कि एक आम आदमी का। लेकिन प्रोफेसर अपना पूर्वानुमान पूरे यकीन और जटिल मॉडल्स के साथ देंगे। अच्छा, तो विशेषज्ञों की पहचान और उनकी प्रतिष्ठा जानने से जुड़ी होती है। हाँ, वे मुझे नहीं पता कहने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए वे अपने ज्ञान को लेकर अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं। अच्छा, किताब में इसके कुछ और भी मजेदार उदाहरण थे ना, वो फ्रांसीसी पुरुष वाला। हाँ, वो तो क्लासिक है। सर्वेक्षणों में 84% फ्रांसीसी पुरुषों का मानना है कि वे औसत से बेहतर प्रेमी हैं। हाँ, जबकि आंकड़ों के हिसाब से ये सिर्फ 50% होना चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। ये तो गणित के हिसाब से भी नामुमकिन है। लेकिन इसका एक गंभीर पक्ष भी है, जैसे रेस्टोरेंट मालिकों का उदाहरण। हाँ, ज्यादातर सोचते हैं कि वे सफल होंगे, जबकि आंकड़े दिखाते हैं कि अधिकतर 3 साल में ही बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंस हमें ऐसे जोखिम लेने पर मजबूर करता है जिन्हें हम शायद ज्यादा सोचने पर कभी नहीं लेते। और ये हमें सबसे बुरे हालात के लिए तैयार नहीं होने देता। तो आज हमने सोचने की 4 दिलचस्प गलतियों पर बात की। स्विमर्स बॉडी इल्यूजन, जिससे हम सफलता के असली कारण को गलत समझ बैठते हैं। कंफर्मेशन बायस, जो हमें सिर्फ वही देखने देता है जो हम देखना चाहते हैं। हाइंडसाइट बायस, जो अतीत को ज्यादा अनुमानित और स्पष्ट दिखाता है। और ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट, जो हमें अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कराता है। और इन तरीकों को पहचानना अपनी सोच के बारे में बुरा महसूस करने के लिए नहीं है। इन पूर्वाग्रहों को जानना इन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर देता, लेकिन ये हमें एक भाषा देता है, एक टूल देता है जिससे हम अपनी सोच पर सवाल उठा सकते हैं। ये अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाने जैसा है। आपको कमरे में क्या है ये पता चल जाता है और आप ठोकर खाने से बच सकते हैं। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। बताइए। इन स्रोतों में बताया गया है कि हमारा दिमाग हमारे विकास के दौर से ही तेजी से और सहज रूप से फैसले लेने के लिए बना है, शिकार करने के लिए, खतरे को पहचानने के लिए। हाँ, मतलब सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल। लेकिन आज की इस जटिल दुनिया में, जहां जानकारी का कोई अंत नहीं है, जहां हर तरफ से सूचनाओं की बमबारी हो रही है, क्या हमारी ये सहज बुद्धि अब भी हमारी सबसे अच्छी मार्गदर्शक है या ये हमारी सबसे बड़ी देनदारी बन गई है?